सीमा समस्या क्या है समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। जी हां, पबजी गेम खेलते खेलते भारत के सचिन के प्यार में पड़ी पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। पाकिस्तानी महिला के नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने के मामले की यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई हैं। सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और सूत्रों की माने तो अभी तक यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद सीमा का दर्द छलका। उसने सचिन के घर वापस लौटने के बाद न्यूज इंडिया से कहा कि मैं पाकिस्तान वापस गई तो मर जाऊंगी। पाकिस्तान में मेरी मौत निश्चित है। मैं मोहब्बत में भारत आई हूं। मैं सचिन से प्यार करती हूं। अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो जो सजा देंगे कबूल है। सरकार भले ही मुझे डिटेंशन सेंटर में रखे, मगर बच्चों और सचिन के साथ रखे। मैं वहां भी रहने को तैयार हूं। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि सीमा प्रेम में गिरफ्तार या फिर साजिश का किरदार। सीमा समस्या क्या है समाधान, इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अली शरर की सीमा हैदर और सचिन मीणा से एक्सक्लूसिव बातचीत। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद आज सीमा हैदर मीडिया के सामने आई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद वो मौजूद हैं, जो अपने पति सचिन के साथ बैठी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जो पूछताछ हुई उस पूछताछ में क्या कुछ आपकी तरफ से कहा गया और क्या चीजें निकल के आई, क्योंकि ये बात आ रही थी कि आपने जो पहले जब पूछताछ हुई थी उसमें आपने जो सवालों के जवाब दिए थे वो मैच नहीं खा रहे थे। क्या चीज आपको पूछी गई? सर, जो भी जहाँ तक मुझे पता है मैंने सच ही बोला है और बाकी बातें वो जानते हैं, आप उन्हीं से सर से पूछ सकते हैं। मैं इतना कुछ नहीं कहूँगी, बाकी जो भी सच था मैंने बताया था। आगे जो नसीब में होगा सर वही होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या क्या कहना चाहती हैं? आप यहाँ रहना चाहती हैं अपने पति के साथ, इसके अलावा आपकी क्या मांग है भारत सरकार से? मेरी इसके अलावा कुछ, हम भूखे भी रह लेंगे, बस मुझे रहने दिया जाए इनके साथ। जो मुझे कानून लागू करेंगे मैं उस कानून को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करूँगी। जैसे अब तक था कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, मैं इस घर से, हाँ तबीयत खराब हो गई थी, हम कहीं और घर में रहने लगे थे, पर यहीं पर ही। बाकी मैं यहाँ कानून को कभी भी नहीं तोड़ूंगी। जैसा मेरे लिए कानून लागू किया जाएगा ना, मैं आखिरी सांस तक वैसे रहूंगी। जी सर। बस। अच्छा, आपके बारे में देखा आपने जो कहा कि हिंदुस्तान से पहले से आपको लगाव था, आप आना चाहती थी देश में, आपकी अपनी मर्जी थी कि मैं यहाँ रहूँ, अपने परिवार बच्चों के साथ यहाँ लेकर आऊँ, आपने ऐसे किया? बिल्कुल, इनसे मोहब्बत भी थी और मैं 1 साल पहले से बिल्कुल बहुत अटैच हो गई हिंदू धर्म से। बहुत मन था मेरा, मेरी मांग भरना, ये सब करना, चूड़ी पहनना, बिछड़ी पहनना, इस तरह की मैं चीज़ें वहाँ करती थी, क्योंकि मेरे मन से मैं इनको अपना पति मानती थी। शादी तो हमारी बाद में हुई और मेरा वहाँ कोई भी नहीं था, मैं अकेली रहती। तो इनका परिवार देख के मेरा मन करता था कि मेरा परिवार हो, और यहाँ से मुझे बहुत प्यार था। जी सर। अच्छा, जो आपके जो पुराने पति गुलाम, उन्होंने सऊदी अरब से कहा था हमारे चैनल के माध्यम पे भी और तमाम मीडिया पे कि वो उनके जो भाई हैं और उनके चाचा खुद वहाँ पाकिस्तानी फौज में हैं। वो तो मुझे जिस तरह पाकिस्तान में गलत बातें करके यहाँ के दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो यही कर रहे हैं। मेरा उनसे कोई संबंध, जब मैं शादी करके अलग रहती हूँ तो मेरा उनसे क्या वास्ता। जब मानती हूँ भाई और चाचा थे, चाचा तो मेरे पैदा होने से पहले थे, भाई तो अभी हुए थे। हमारी मोहब्बत को तो 2 साल हो गए थे, उसके बाद भाई अभी हुए थे। 2-3 महीने भी नहीं हुए थे जब साल बदला था। मेरे पापा के मरने से पहले 2 महीने पहले हुए थे। तो इस बात को इशू ना बनाया जाए, क्योंकि मेरा उनसे कोई संबंध ही नहीं है, तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो क्या उन्होंने आपको तलाक दिया था? बिल्कुल दिया था। वो जब मेरे पापा मर गए तो उनके खानदान में से कोई ना आया। दूसरी बात, आपको लगता नहीं कि जब 2 महीने तक मैं लापता थी, अब सऊदी अरब में बैठ के वो कमा रहा है, क्यों नहीं वापस गया पाकिस्तान मुझे ढूंढने के लिए? क्यों नहीं गया? एक दिन में पहुंच सकते हैं ना, जब मैं 2 दिनों में यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, एक दिन में पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते थे? बस बाकी बातें हमारे वकील से कीजिएगा सर। धन्यवाद। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, कहा गया था कि आपके चाचा जो फौज में थे, बताया कि आपने खुद कहा कि मेरे पैदा होने से पहले से वो थे और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, तो क्या आपके चाचा और भाई फौज में हैं? बिल्कुल हैं, तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप इस बात को जोड़ें भी ना। बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सचिन, आप बताइए, आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? जिस तरह से आपकी मोहब्बत पूरी हुई है और आपकी खुद पत्नी आपके साथ है, क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि हम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसमें कि इनकी यहाँ गलत टाइप में आई है। बस ये आई है, हम दोनों का प्यार है, जो हम आज इस वजह से यहाँ पर तक हैं सर। अच्छा, जो इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे, उनको भी आपने एक्सेप्ट किया? हाँ जी, कर चुका हूँ मैं। जी सर। तो अब आप उनके पिता हैं? जी सर, वो खुद मुझे पापा कहते हैं, मैं उन्हें बेटा मानता हूँ, बेटी मानता हूँ सर। और जो बात करनी है सर हमारे। अच्छा, ये सिलसिला आपका जब आप गए थे नेपाल काठमांडू, आप 7 दिन रहे थे, वहीं से शुरू हो गया था? आपने इनके बच्चों को पहले से ही अपना मान लिया था? पहले से ही मान लिया था। और सर हमारे एपी सिंह सर से बात कर लीजिए, बस
आपसे हाथ जोड़ कर मैं निवेदन, हमारी तबीयत को ठीक नहीं है। अच्छा, आपसे, आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है। मैं देख रहा हूँ आप परेशान हैं, आप, गर्मी का वक्त है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, हम भूखे भी रह लेंगे पर हमें साथ रहने दिया जाए, भारत में रहने दिया जाए, बस। धन्यवाद। तो सीमा हैदर का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए, भले ही वो भूखे रह लेंगी, लेकिन वो अपने पति और देश को छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरद, न्यूज इंडिया, ग्रेटर नोएडा, रपुरा। तो आपने न्यूज इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत देखी, मेरे सहयोगी अली वहां पर पहुंचे हुए थे। अब ऐसे में हमारे आज के सवाल हैं, सीमा प्रेम में गिरफ्तार या फिर साजिश की किरदार? क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि लगातार सीमा जिस प्यार का हवाला दे रही है, तो क्या वाकई में उसी प्यार में वो पड़ी हुई है, उसी प्यार की खातिर उसने ये सब कुछ किया है, या फिर किसी साजिश का वो किरदार है? क्योंकि कई बार ये भी लग रहा है उसकी बातों से कि कहीं वो किसी साजिश में मोहरा बन करके काम तो नहीं कर रही है। तो ऐसे में ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। दूसरा सवाल है कि सीमा समस्या का आखिर समाधान क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए। सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। जेपी लोहिया साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नेश मिश्रा जी जो कि नेता है कांग्रेस का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। बिलाल खान साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी इस्तकबाल है। तो सबसे पहले मैं जेपी लोहिया जी आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, देखिए सीमा को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि सीमा समस्या है अगर, तो इसका समाधान क्या है? और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से अगर कोई और भी सीमा की जगह आएगा तो क्या उसका वेलकम भी इसी तरीके से किया जाएगा? जेपी लोहिया जी आपका ऑडियो जो है आ नहीं पा रहा है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार जरा अनम्यूट कर कीजिए। माफी जी जी, अब रखें। निदा जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ये दो पहलू हैं इसमें निदा जी। जी, एक मैं ये भी मान सकता हूं कि आज पाकिस्तान की जो हालात हैं, इस विषय को भी हम देख करके अगर चलें तो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा विषय एक ये है कि ये एक महिला है, महिला ये अपनी मर्जी से हिंदुस्तान के अंदर आई हैं और भारत की एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है। भारत की एजेंसी इसमें जांच अपने अच्छे तरीके से कर रही है। नीता जी, अगर कोई गलत पहलू होता तो अब तक देश के सामने होता, और पूरी एजेंसी की रिडार पे है सीमा, और एजेंसी पूरी तरह से इसमें लगी हुई है। जो भी इसमें जांच होगी सारा देश के सामने आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अभी इसको इतना मीडिया पर जो ट्रायल चल रहा है, इसको कुल मिलाकर के आपने दो बातें कही और दो पहलुओं से इस पूरी खबर को आपने समझा दिया दर्शकों को। पहला ये कि पाकिस्तान में भूखमरी के हालात है, महंगाई बहुत ज्यादा है, हो सकता है उसकी वजह से खाना नहीं मिल रहा हो तो आ गई। दूसरा चीज आपने कहा कि क्या कहते हैं, जिस तरीके से सीमा यहाँ पर आई है प्यार की खातिर और अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मतलब अगर किसी देश में, किसी कंट्री में, या खासतौर पर पाकिस्तान में इस तरीके के हालात बनते तो कोई भी आ जा सकता है इस तरीके से। आप इस बात को क्यों नहीं माने कि देखिए मंशा चाहे कुछ भी हो बट तरीका गलत है? बिल्कुल, मेरा यही कहना है, तरीका गलत है, लेकिन इसमें जांच एजेंसी लगी है और जांच एजेंसी छोटी से बारीकी चीज को भी इसमें देखेंगी। ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसी इसको ऐसे छोड़ देंगी। और ये भी उस देश से आई है जिस देश में, जो देश हमेशा हमसे शत्रुता रखता है, ये देश से आई हुई है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारी जांच का विषय है और सारी एजेंसी इसमें बहुत जोरों से इसमें लगी हुई है। एजेंसी अपनी जांच करके पूरी रिपोर्ट में देंगी। और भारत की कोई भी एजेंसी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना इसको सोशल मीडिया पर जितना इसको ट्रायल कर रहे हैं ना कहीं हम इसको अपनी एजेंसियों को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ना सर, सवाल खड़े होंगे। कोई आ जाता है, रह जाता है यहाँ पर, उसके बाद में अगर वकील कोई इत्तला ना करे तो सर माफ करना, जिन जांच एजेंसियों का आप हवाला दे रहे हैं ना, उन जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। आप ये बात गलत कह रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी, देखिए नीला जी, आपने देखा है नेपाल बॉर्डर पर अक्सर ऐसा होता है। यहाँ से कितनी बार ऐसे बदमाश यहाँ से भाग के गए हैं और वहां से आए भी हैं। मतलब ये आम बात है, ये आम बात है, आम बात नहीं है नीता जी। ये चिंता का विषय होना चाहिए आपके लिए, ये चिंता का विषय होना चाहिए कि कोई कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान इलीगल तरीके से आ सकता है 4-4 बच्चों को लेकर के, और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है, कई लोग आए गए हैं। ये चिंता का विषय होना चाहिए सर। रत्नेश मिश्रा जी, देख लीजिए, जांच एजेंसी अपना काम कर तो रही है, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों इतना हल्ला मचा रही है? बांग्लादेश बॉर्डर पे हमेशा बांग्लादेश की सरकार चुप रहती है। आपने देखा कितनी बार वहां से टेररिस्ट भारत के अंदर आए हैं,
लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत की एजेंसी इतनी कम ठीक है लोहिया जी, आऊंगी मैं आपके पास। एक रिएक्शन बाकी और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सबसे ले लेते हैं। जी रत्नेश जी बोलिए। देखिए निदा जी, भारत में अगर आपको रहना है तो भारत की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। देखिए भारत में दो कानून है, एक है पासपोर्ट एक्ट और एक है विदेशी नागरिक अधिनियम, जिसे हम फॉरेनर एक्ट कहते हैं। फॉरेनर एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में अवैध तरीके से अगर वो एंट्री करता है तो उसको जैसे ही सरकार को पता चलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर उसे किसी प्रकार का वीजा दिया गया है तो वो वीजा की अवधि के बाद भारत में नहीं रह सकता। तो पहली बात तो ये कि सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई हैं, उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो, उन्होंने अवैध तरीके से हमारे शत्रु राष्ट्र की नागरिक होने के बावजूद हमारे देश में घुसपैठ की है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ है। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश चल रही है तो वह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी साजिशों को रोका जाए। रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऐसी कॉमन चीज है, नहीं, ये बिल्कुल कॉमन नहीं हो सकता है। हमारे एक शत्रु राष्ट्र की महिला हमारे देश में घुस आती है और ये कॉमन होता है। आपने देखा होगा तमाम तरीके से ऐसे देश जो है जो अपने दूसरे देशों में अपनी महिलाओं को भेजकर, आपने हनी ट्रैप का नाम सुना होगा, हनी ट्रैप के तौर पे तमाम सारी घटनाएं करवा देते हैं। महिला के आड़ में मामला नहीं, हल्का नहीं कर सकते हम, या फिर महिला का नाम लेकर के हम छूट नहीं सकते इस बात से कह करके कि महिला है। बिल्कुल 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 निदा जी। हाजी मेहरुद्दीन रंगदेव साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। तीसरी बात, अच्छा ठीक है, जल्दी से जी रत्नेश जी जल्दी से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एक मिनट देखिए, अभी मैंने किसी भाजपा के नेता को सुना, नेताजी, मैंने भाजपा के किसी नेता को सुना, उन्होंने कहा कि अगर वो हिंदू धर्म अपनाती हैं तो उनको नागरिकता दी जाए। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते क्यों नहीं है। अरे भाई, भारत के नागरिकता पाने के जो अनुच्छेद 5 में जो वो बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उसमें से किसी भी नियम के तहत ये क्वालिफाई नहीं होती है सीमा हैदर नागरिकता पाने के लिए। और जो अभी सीए है उसमें भी कहा गया है कि अगर आपको नागरिकता मिलेगी तो अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के अगर आप माइनॉरिटी हैं, ये पाकिस्तान की माइनॉरिटी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास हृदय मिश्रा जी। ठीक है, हाजी मेहरुद्दीन रंगदेव साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपने अभी तक देखा जिस तरीके से सीमा ने शुरुआत में अपने आपको एक विशेष समुदाय से बताते हुए सीधे सीधे तौर पर कहा कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन जब नमाज का जिक्र किया गया उन्हें कुछ नहीं पता। उनसे जब कोई सूरत के बारे में बातचीत की गई उन्हें नहीं पता। नमाज को भी उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में रमजान शरीफ में उन्होंने इस नमाज को अदा किया था। आपको लगता है कि कोई भी मुसलमान, कोई भी हो, भले चाहे लड़का हो लड़की हो, कम से कम नमाज और रोजे से तो वाकिफ होता ही है? या फिर पहला कलमा तो मोस्टली सभी को याद होता, रटा दिया जाता है, सब रट जाते हैं, बट कोई ना कोई सूरत, अलहमदुल शरीफ हो जाए, सना, कुछ भी हो जाए, सबको याद होता है। निदा जी देखिए, ये जो है कॉन्सोप्रेसी, ये जो लेडीज है ना, ये इतनी प्रिपेयर करके इसको यहाँ हिंदुस्तान में भेजा गया है। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मतलब हिंदुस्तान के कल्चर में कैसे वो सिंदूर से लेके मंगलसूत्र, साड़ी, मतलब एक नॉर्मल लेडीज, और कैसे मतलब हमारे घरों में और हमारे परिवारों में भी महिला है, वो कैसे मतलब 7 समुद्र पार करके यहाँ आ जाएगी। पहले वो दुबई जाती है, दुबई से काठमांडू होती है, या फिर काठमांडू से हिंदुस्तान में आ जाती है, और अनलीगल तरीके से आ जाती है, खुद भी आती है और 4 बच्चे भी लेके आ जाती है। तो ये दर्शाता है कि हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, हमारी सुरक्षा में जो लोग हैं, जो सेना हमारी सुरक्षा में लगी हुई है बॉर्डरों पर, वो क्या कर रही थी, उन्होंने कैसे अलाउ किया उसको यहाँ आने का। अगर नागरिकता देने की बात है तो पाकिस्तान से इतने सारे हिंदू भाई आए हुए मजनू के टीली पे दिल्ली में है, उन्हें दे दी नागरिकता, उनको दे दीजिए आप, मगर उन्हें नहीं देंगे क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए उसका चर्चा ज्यादा हो रही है। बार बार उसे भाभी बताया जा रहा, उसका महिमा मंडन किया जा रहा, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। अरे जो सनातन धर्म अपना, जो हिंदुस्तान में जो मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे तो इन्हें नफरत है। ये लव जिहाद बताते हैं, उसके खिलाफ कानून बना देते हैं। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है तो वो लव जिहाद हो जाता है। ये कौन सा जिहाद है, ये कौन बताएगा? और सरहद पार वाला जिहाद है। तो मैं कहना चाह रहा हूं बार बार कि ये जो है ये जासूस है, इसको डिपोर्ट करना चाहिए। जैसे इकरा को डिपोर्ट किया गया था, ऐसे इसको भी डिपोर्ट कर देना चाहिए, और जल्द से जल्द करना चाहिए। अगर कोई घटना हो जाएगी देश में तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? बिल्कुल ठीक है। बिलाल खान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसके नाते क्या लग रहा है आपको, महज सियासत के लिए इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तुल दिया जा रहा है? जो असल में काम किया जाए उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही? बिल्कुल, असल में तो ये सियासत ही चल रही है आज। इसमें इसको सीमा को लेकर सियासत इतनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर सीमा की बात की जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसने वायलेशन किया है फॉरेन एक्ट्स का, जो उसको यहाँ पर गैर तरीके से वो एक्ट किया,
और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड उसका फर्जी है। जब उसने बस में जिसमें वो ग्रेटर नोएडा आई, वो उसके बच्चों का नाम उसने गलत बताया, किसी का प्रियंका, किसी का सोनू मोनू, ये तो, और अपना नाम खुद गलत बताया उसने, तो वो तो शुरुआत से ही वायलेशन कर रही है एक्ट का। 463 सेक्शन 463 467 फॉर्जरी एक्ट में उसको जेल में होना चाहिए था। लेकिन चीजें 120 भी कॉन्स्पिरेसी, जो उनकी मदद कर रहे हैं ना लोग, जो प्री प्लान तरीके से, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और लगभग देखिए, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा मसला हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, या जो लोग आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि सीमा प्यार, अरे प्यार के चक्कर में क्या अपने कानून की धज्जियां उड़ा देंगे? प्यार का मामला अलग होगा, अपने देश में नहीं है प्यार करने के लिए। लोग अपने, सचिन है चाहे कोई भी हो, लगातार वो पबजी खेलकर दिल्ली वाले लड़कों को भी फंसाया उसने, यूपी ATS ने खुलासा किया, दिल्ली के अंदर भी 10 लड़कों से पबजी पे उसने चैट किया, उसमें उसकी बात नहीं बनी, लेकिन वो सचिन उसमें आ गया। उसके बाद लगातार ये चीजें चलती आ रही हैं। वो वीडियो वायरल हुई, पाकिस्तान से आपने देखा डांस कर रही है, कभी 30 लाख का एक को चूना लगा दिया, अपने पति को छोड़ के बैठे, 4 बच्चे, जो अपने देश की नहीं हो सकती तो हमारे भारत की कैसे हो सकती है? कुछ लोग जो जस्टिफाइड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हम लोग जस्टिफाइड कुछ लोग कर रहे हैं। और मैंने खासतौर पर देखा सोशल मीडिया पे, उस पर भी जेपी लोहिया जी, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय पुरुष होने के नाते और पुरुष समाज की तरफ से मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमारी संस्कृति है? जिस तरीके से महिमा मंडन हम सीमा का कर रहे हैं, क्या अगर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ पर कोई भी महिला अपना पति छोड़ करके और किसी और के साथ चली जाए, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा दिल पे हाथ रख के, क्या वो गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल निदा जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात का तो आप सोचिए, हम समर्थन करके उसका 21 समाज में हम क्या चीज पैदा कर रहे हैं? बिलाल भाई की बात का मैं समर्थन करता हूं। ये बिल्कुल गैर कानूनी भारत के अंदर दाखिल हुई है, और मैंने जैसे पहले कहा, ये जांच एजेंसियों का मामला है, क्योंकि वो गैर इरादतन यहाँ पर आई है। और देखिए, जब पूरी एजेंसी इस पर लगी हुई है, और इसमें जिस प्रकार से वो, आपको नहीं लगता कि जांच एजेंसियां जो है बहुत ढीला रवैया अख्तियार किए हुए हैं? क्योंकि अगर ऐसे केस में कोई और भी आता है कहीं से, तो सर ऐसे खुला घूमता हुआ हमने नहीं देखा, माफ करना, मैंने नहीं देखा। हाँ। भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ हो नहीं सकता। हाँ। और हमारी एजेंसी इतनी कमजोर भी नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ, बिलाल भाई ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ निदा जी। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं इसी बात को मैं पहले भी कह रहा था कि इसका इतना महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसियों को भी कमजोर करती है। रत्नेश मिश्रा जी, जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए निदा जी, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि एक महिला जो है वो मेरे शत्रु राष्ट्र की नागरिक है और वो मेरे देश में घुस आती है और हमारी जांच एजेंसियों को पता तक नहीं चलता। वो जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोर्ट जाती है तो एक वकील पुलिस को सूचना देता है उस बारे में, जहां तक मुझे पता चला। उसके बाद ये एक्सपोज होती हैं। तो ये जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? मतलब आईबी और राव वाले केवल एसी केबिन में बैठकर लॉलीपॉप चूसने के लिए बैठे हैं क्या? या गृह मंत्रालय में माननीय अमित शाह जी केवल जाके बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देने के लिए गृह मंत्री बन के बैठे क्या? आप इसे छोटा मोटा मुद्दा समझ, हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ हुआ इस सरकार में। आप सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये। और ये कहते हैं एजेंसियों का मामला है। अरे भाई, अगर एजेंसियों का मामला है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या आईबी चीफ को बर्खास्त किया? क्या रॉ चीफ को बर्खास्त किया? क्या रॉ के उन ऑफिशियल्स को बर्खास्त किया जो जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के घुसपैठ को रोके? क्या गृह मंत्रालय के उन कर्मचारियों को बात नहीं हो रही है ना, इस पर बात नहीं हो रही, बल्कि प्रेम के, मोहब्बत के, इश्क के, प्यार के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। नेताजी, ठीक है, जी जी बिल्कुल बोलिए। मैं कह रहा हूँ जिन जिन लोगों ने देश लुटा देंगे क्या? अरे सर सुनिए, जिन जिन लोगों ने देश लुटा देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे सर, जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया, जो नेपाल से लेकर कराची से लेकर हिंदुस्तान तक, उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि कितना हल्का लिया जा रहा है इस मामले को। जब कसाब आया था मैडम, वो भी ऐसे ही आया था निदा मैम। बाद में उसने क्या किया वो अब सबको पता है, 26/11 में क्या हुआ ऐसे। मगर पाकिस्तान बाद में कह देता कि हमारे आदमी नहीं थे। तो ये बार बार इसी तरीके से लोग वहां से आ रहे हैं। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? और ये सवालिया निशान उन पर है, और वो जो है शांत बैठी है। एनआईए को जांच करनी चाहिए, वो यूपी ATS से जांच करवा रहे हैं, क्योंकि ये मामले को संगीन समझ ही नहीं रहे कि मामला कितना संगीन हो सकता है।
कोई बाहरी और वो भी आदमी इतना कैसे अगर हमारे सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान नहीं में आ होता है तो सकता है? शायद ये भी इतनी जानकारी भी नहीं होती कि कोई इस तरीके से आया है हमारे देश में। जी लास्ट कमेंट जल्दी से बिलाल साहब। देखिए, ये हम कह रहे हैं कि आईएसएस एजेंट भी हो सकती है। जिस तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही हैं लगातार, वो उसके पास 4 पासपोर्ट हैं, कभी फर्जी आधार कार्ड है, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी बना रही है, कभी कुछ 4 मोबाइल हैं, 5 मोबाइल हैं, वहां से लेके सिम तोड़ रही है। उसका भाई वहां पर आर्मी में है, पाकिस्तान की आर्मी, उसका चाचा भी, उसके रिश्तेदार। तो हम क्यों शक न करें ऐसे लोगों को? जब अरे जो अपने हस्बैंड की नहीं हो सकती, अपने देश की नहीं हो सकती, हम अपने लोग अपने देश में बुलाकर इतना खतरा महसूस क्यों ना करें? क्यों हमारी एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं? चाहे वो एनआईए हो या फिर यूपी एटीएस, उन्हें अब छोड़ दिया। अगर इतना ही वो होता या तो क्लीन चिट हमें बताइए, खुलासा करना चाहिए कि असल में है क्या। हम तो ये चाहते खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो माफी चाहूंगी मैं अपने सारे मेहमान से कि और सवाल नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वक्त की कमी है। तो जेपी लोहिया साहब जो कि नेता बीजेपी, रत्नेश मिश्रा साहब नेता कांग्रेस, हाजी मेहरुद्दीन रंगने साहब मुस्लिम स्कॉलर, साथ साथ बिलाल खान साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दरअसल सीमा समस्या है या फिर अगर है तो इसका समाधान क्या है, और अगर नहीं है तो फिर इस तरीके से आगे तो उसकी सजा क्या है? सवाल यह है कि आखिर कब पूरी तरीके से सुलझेगी सीमा की गुत्थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।